हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह साथ ही तेरा प्यार अगले जन्म भाग अंतिम है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। युवराज और बलदेव में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी युवराज के सिर पर पीछे से कोई वार करता है, जिससे बलदेव उसके हाथों की पकड़ से छूट जाता है और बलदेव के चेहरे पर सातिर मुस्कान फैल जाती है। युवराज पीछे पलट कर देखा तो वह चौंक गया। उसकी आंखें नम हो गई थी। सामने कोई और नहीं था जिसे देखकर वो चौंका था, वह वसुंधरा थी। बलदेव युवराज को एक मुक्का लगाता है, जिससे युवराज फर्श पर गिर जाता है और दोनों भाई बहन उन दोनों पर हंसने लगते हैं। युवराज ने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? वसुंधरा बोली, तो क्या करते, हमारे पास तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। हम तुमसे प्रेम करते थे, लेकिन विवाह के बाद भी तुमने हमें कभी भी अपनी पत्नी की नज़र से नहीं देखा। हम कोशिश करते रहे कि तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना लें, लेकिन तुम तो कृष्णा के प्रेम में थे। हमें लगा कि हमारे मायका जाने के बाद हम दोनों करीब आने लगेंगे, लेकिन नहीं। तुम्हारे सिर पर तो कृष्णा का प्रेम का भूत सवार था और यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक मामूली सी लड़की जिसे पूरा गांव नकारता हो, उसके सामने तुमने हमें कौड़ी का भाव नहीं समझा और यह हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन हमें हवेली का खजाना भी चाहिए था, इसलिए भाई साहब ने लीला को अपने प्रेम में फंसाया। उस मेले की रात लीला के साथ कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन भाई साहब ने ऐसा दिखावा किया जैसे कि उन दोनों के बीच में कुछ संबंध बन गया हो। और फिर क्या, भाई साहब घर के दामाद बन गए और हम उस घर की बहू। हम जानते थे कि आप अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे भाई साहब को हवेली से बाहर फेंका गया, हमने तभी सोच लिया था कि हम पूरे राज परिवार को बर्बाद कर देंगे। वह खत आना, फिर मायके जाना, यह सब झूठ था। हमने और भाई साहब ने मिलकर यह सारा खेल रचा था। लेकिन हम जब मायके से वापस आए और तुमको कृष्णा के लिए तड़पते हुए देखा, तो हम नफरत से जल उठे। फिर हमने सोच लिया था कि यदि आप हमारे नहीं हो सके तो हम आपको कृष्णा का भी नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी और भाई साहब की सारी प्लानिंग आपके माता पिता ने सुन लिया था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने पहले आपके माता पिता को मारा, फिर पूरे हवेली को खत्म किया। उसके बाद क्या हुआ यह तो सभी जानते हैं। वह नकाबपोश कोई और नहीं, हम थे। गलती बस यह हुई थी कि लीला बच गई थी। फिर क्या, जैसा हमने सोचा था हमने वैसा ही पाया। इस गांव पर हमारा राज हो गया। हमने जानकर हवेली में खुद ही आग लगाई थी, ताकि लोगों को लगे कि उस आग की चपेट में महाराज और उनकी पत्नी आ गए थे, और लोगों ने इजली भरोसा भी कर लिया। लेकिन तुम दोनों को हमारी खुशियां रास नहीं आई और तुम दोनों फिर लौटकर यहाँ आ गए। यह हमारे लिए शुभ शगुन नहीं था। पहले की तरह तुम दोनों को फिर से हम मार देंगे और यह खजाना लेकर हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। भाई साहब, अब खजाना निकालिए और जितना जल्दी हो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमने जाने की सारी व्यवस्था कर ली है। युवराज उन्हें रुकना चाह रहा था, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था। वसुंधरा दोनों पर गन पॉइंट करती है। तभी नंदिनी होश में आते हुए माँ काली की प्रतिमा की तरफ देखकर बोली, माँ, यह अनर्थ मत होने दीजिए। यदि आज यह दोनों भाग गए तो आपकी कृष्णा हार जाएगी और कृष्णा का शराप इस पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। प्लीज माँ, बचा लीजिए इस गांव को। तभी एक तेज रोशनी कृष्णा के अंदर प्रवेश करती है, जिससे वह उठकर खड़ी हो जाती है। उसे ऐसे खड़ा होते देख बलदेव और वसुंधरा डर जाते हैं। वसुंधरा गन चलाना तो चाह रही थी, लेकिन उसका हाथ फ्रीज हो गया था। नंदिनी माँ काली का त्रिशूल हाथों में लिया, देखा तो ऐसा लगा कि माँ काली उसके अंदर प्रवेश कर गई हो। उसने बलदेव के पेट में त्रिशूल को घुसा दिया, जिससे वह तड़प तड़प कर वहीं मर गया। तब तक गांव वाले, लीला, अर्जुन सभी वहां पहुंच गए थे। वसुंधरा वहां से भागना चाह रही थी, लेकिन अर्जुन और तानी उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहीं पर गुरुदेव आकर कहते हैं, अब शांत हो जाओ कृष्णा, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। सभी होटल पहुंचते हैं। अब युवराज भी ठीक था, नंदिनी को होश आ गया था और अब उसका मन शांत भी हो गया था। अब तक नंदिनी और युवराज दोनों का पूरा परिवार वहां आ चुका था। वह अपने माँ बाबा से मिलकर बहुत खुश थी। नैन्सी को भी आते हुए देख वहां पर सभी को हैरानी हुई। वह युवराज से बोली, पैलेस की चाबियां देते हुए,
इस पर तुम्हारा हक है युवराज। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पापा और बुआ ने इतने बुरे कर्म किए हैं। उन्हें उनके किए की सज़ा मिल चुकी है, लेकिन माफ़ी मुझे भी मांगनी थी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा के लिए यूके जा रही हूँ। तुम और नंदिनी हमेशा साथ में खुश रहना। युवराज ने भी कहा, आई एम सॉरी नैन्सी, मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत हर्ट हुआ होगा। हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। नैन्सी सभी से मिलकर चली जाती है। युवराज चाबियां बड़ी माँ को देते हुए बोला, अब अपने हवेली जाने का समय आ गया है बड़ी माँ। गुरुदेव, क्या अब यह गांव कृष्णा के श्राप से मुक्त हो गया? लीला ने पूछा। गुरुदेव ने कहा, नहीं, माँ के मंदिर में नंदिनी और युवराज का विवाह के बाद ही कृष्णा के दूसरे श्राप यानी गांव जलमग्न होने से बच जाएगा और इनकी पहली औलाद जो कि एक कन्या होगी, जिसे कृष्णा के श्राप से पूरा गांव मुक्त हो जाएगा। काल नक्षत्र महामेला समाप्त होने के बाद खत्म हो जाएगा, तभी इनका विवाह संपन्न होगा। तब तक आप इनके विवाह की तैयारियां कीजिए। युवराज और नंदिनी एक दूसरे को देख मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन विजया के मन में आग लग चुकी थी। वह मन में सोचती है, मेरी खुशियां उजाड़ कर अपनी जिंदगी बसाने चले हैं मिस्टर युवराज, लेकिन यह मैं होने नहीं दूंगी। आपकी असलियत नंदिनी के सामने आनी ही चाहिए। उसे भी मालूम होना चाहिए कि आप कौन हैं। वहीं युवराज नंदिनी के सामने घुटने पर बैठकर अपने प्यार का इजहार करता है। यह देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नंदिनी भी उसके गले से लग जाती है। पूरा परिवार गांव वालों के साथ मिलकर विवाह की तैयारियां करने में जुट जाते हैं। युवराज अपनी बड़ी माँ लीला के साथ अपने पूरे परिवार को लेकर हवेली में जाता है, जहां जाकर उन दोनों को अपार खुशी होती है। दोनों अपने पुराने यादों को फिर से महसूस करते हैं और उन्हें ऐसे देख सभी की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं कमरे में अकेली नंदिनी कुछ कर रही थी। तभी वहां पर विजया आकर बोली, आप बहुत खुश हैं? वह बोली, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली हमारा प्यार मुकम्मल हुआ और इस प्यार की मैं अब सदस्य बन जाऊंगी। विजया बोली, हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस इंसान से आप विवाह कर रही हैं, क्या उसका सच जानने का इच्छा नहीं रखती? नंदिनी हैरत से पूछी, मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? विजया उसे एक फाइल देती है। यह लीजिए, यह भाई का सीक्रेट फाइल है, जिसे अब तक उन्होंने सभी से छुपा के रखा था। नंदिनी उस फाइल को देखती है। उसे देख उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो विजया की तरफ भी देखती है। विजया बोली, क्या हुआ? सच जानने के बाद भी आप शादी करोगी? मिस्टर युवराज कोई और नहीं, आपके भाई प्रदीप के कातिल है। यह वह फाइल है जिसके लिए प्रदीप की जान ले ली गई थी, जिससे मिस्टर युवराज सभी से छुपा रहे थे, आपसे भी। अब फैसला आपको करना है। विजया के निकलते ही युवराज कमरे में आता है और नंदिनी के हाथ में वो फाइल देखकर सब समझ जाता है। नंदिनी उसे गुस्से से देख रही होती है। वह पूछी, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने? तुम मेरे भाई के कातिल हो और अब तक हम यह गलत फहमी में थे कि हमारा भाई का एक्सीडेंट हुआ था। क्यों मारा उसे? उसकी आवाज़ सुन सभी कमरे में आ जाते हैं। युवराज खामोश था। इतना बड़ा झूठ युवराज! तुम मुझे धोखा देने के बाद यह सोचते हो कि मैं तुमसे विवाह करूंगी? तो तुम गलत हो। मैं तुमसे यह विवाह नहीं करने वाली। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। चले जाओ मेरी नज़रों से दूर, मेरी जिंदगी से दूर। तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ। आई हेट यू युवराज, आई हेट यू। नंदिनी की बातें सुन युवराज कमरे से बाहर आ जाता है और नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक? क्यों किया तूने ऐसा? रेखा जी विजया से पूछ रही थी। विजया ने कहा, प्रदीप का मौत का सच जानने का उन्हें हक था। माँ और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और आपके बेटे के साथ वही हुआ जो उन्होंने मेरे साथ किया था। युवराज अपने कमरे में आकर अपना कपड़ा पैक कर रहा था। तभी अर्जुन ने कहा, युवराज, उसे सच बता दे यार, वह जा रही है, उसे रोक ले। वह बोला, वह मेरे कहने पर नहीं रुकने वाली है और सच नहीं बता सकता हूँ, और उसे जाते हुए भी अब नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक तुम और तानी यहाँ सब संभाल लेना। किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। नंदिनी भी अपने बाबा और अपनी अम्मा के साथ वहाँ से जाने के लिए निकलती है।
नंदिनी को रोकना तो सभी चाह रहे थे, लेकिन सभी जानते थे कि हम रोके भी तो कैसे रुकते और उसे रोकने की क्या वजह देते। तभी जया उसके सामने आ जाती है और वह बोली, रुक जाइए, जाने से पहले पूरा सच जान तो लीजिए। वह सच जो यहाँ किसी को पूरी तरह से मालूम नहीं है। हाँ, यह सच है कि आपके भाई का मर्डर हुआ है, लेकिन उसे मारने वाला युवराज भाई नहीं, मैं हूँ। यह सुन सभी चौंक गए। विजया बोली, क्या बकवास है, अपने युवराज भाई को बचाने के लिए सारे इल्जाम खुद पर ले रही है। वह बोली, नहीं दी नहीं, बल्कि मुझे बचाने के लिए। आपकी नजरों में मेरे लिए नफरत ना हो, हम दोनों बहनों के बीच में कोई लड़ाई ना हो, इसलिए युवराज भाई ने मेरे सारे इल्जाम खुद पर ले लिए। आपकी आंखों पर तो प्रदीप के झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। यदि हम सच बताते भी तो भी आप हम पर विश्वास नहीं करती। कई बार प्रदीप की छोटी मोटी गलतियां भाई ने माफ कर दिया, लेकिन उसने वह गलती किया जिसकी कोई माफी नहीं थी। प्रदीप पर मुझे पहले से ही शक था, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं भी चुप रही। भाई ने आप दोनों की शादी की मंजूरी दे दी। परिवार होते हुए भी उसने खुद को परिवार से अलग कर दिया था और हम सबसे झूठ बोला कि उसका परिवार इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, और आपने भी उसकी बात में आकर जिद पकड़ ली कि बिना परिवार की शादी हो। जैसे जैसे उसने कहा आपने वैसा ही किया, बिना सोचे समझे। भाई को भी लगा कि दुनिया समाज उन्हें सौतेला भाई का दर्जा न दे, इसलिए आपकी खुशी के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। और आप जिस फाइल की बात करिए ना, आप जानते भी हैं कि उसमें ऐसा क्या है। उस फाइल में उन कंपनियों के नाम है जो इलीगल तरीके से काम करते हैं, जो जनता और सरकार दोनों को बेवकूफ बना रहे थे, और भाई उन कंपनियों के खिलाफ काम कर रहे थे, उन्हें एक्सपोज करना चाह रहे थे। दिन रात करके वह और उनकी टीम ने उस फाइल के लिए रेडी किया था, जिसे प्रदीप चुराकर उन लोगों को देने वाला था जिनकी कंपनियों के नाम थे। आप दुल्हन बनकर मंडप में बैठी हुई थी और वह भाई के खिलाफ ही काम कर रहा था। जब उस दिन उसे आने में लेट हो रहा था तो मैं उसे बुलाने चली गई। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था, यही कि फाइल कल तक उनके पास पहुंच जाएगी। और जब मैंने उससे पूछा, तुम किस फाइल की बात कर रहे हो प्रदीप, कौन हो तुम, ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे छुपकर करना पड़ रहा है। मुझे तुम पर पहले ही शक था, लेकिन विजया दी की वजह से मैं चुप थी। अब तुम्हारे बारे में युवराज भाई को सारा सच मालूम होनी चाहिए। मैंने भाई को कॉल लगाया। युवराज जया का नंबर देख उठाकर हेलो किया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। प्रदीप ने जया का मुंह दबा रखा था और फोन कट जाता है। युवराज को शंका होती है और वो जया को फिर से फोन लगाता है, लेकिन जया रिसीव नहीं कर पाती है। प्रदीप उसे बेड पर पटक देता है। जया पूछी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। प्रदीप डेविल मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारी बहन से कोई प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो बस उसके सहारे तुम्हारे भाई के सीक्रेट फाइल तक पहुँचना चाह रहा था, जिसे बेचकर मैं करोड़ों का मालिक बन सकता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी बहन के साथ प्यार का नाटक किया, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जया। तुम अब मेरा सच जान चुकी हो और अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। खुद को बचाने के लिए जया उसके सिर पर वास से वार कर देती है, जिसे वह वहीं मर जाता है। वह देखकर डर जाती है और रोने लगती है। वह प्रदीप को मारना नहीं चाहती थी। वह जल्दी से युवराज को फोन लगाती है और वह पहुंचकर उसे संभालता है और कहता है, तुमने कुछ नहीं किया है जया, यह मैंने किया है, मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हें मेरी कसम, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। अब जाओ यहाँ से, मैं सब देख लूँगा। भाई मुझे वहाँ से निकाल देते हैं और खुद उसकी लाश उठाकर तुम्हारे पास लेकर आते हैं, ताकि तुम आखिरी बार प्रदीप को देख सको। लेकिन बिना सच जाने तुमने उन पर सारे इल्जाम लगा दिए। वो क्या कहते तुमसे, तुम शौक में थी। डॉक्टर ने मना किया था कि तुम्हें सच ना मालूम चले, वरना तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए भाई सब कुछ सह गए, चुप हो गए। ऐसा नहीं था कि प्रदीप के परिवार वालों से उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उधर से ही कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो भैया ने विधिवत उसका अंतिम संस्कार भी किए। तुम्हारी नज़रों में अपने लिए नफरत देखकर वो थक चुके थे, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए वो यहाँ से दूर चले गए, ताकि तुम खुश रह सको। हम सबको विश्वास था कि समय के साथ तुम ठीक हो जाओगी, उन्हें माफ़ कर दोगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे मन में
उनके प्रति नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चला जाएगा। मैं भी तुम्हें कई बार सच बताना चाहती थी, पर भैया का बार बार कसम मुझे रोक देता। विजया बोली, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा प्रदीप बिल्कुल ऐसा नहीं था। तभी नंदिनी की माँ बोली, वह वैसा ही था बेटा। यह सुन सभी हैरान हो गए, इसलिए हमने उससे रिश्ता अपना तोड़ लिया था। उसकी मौत की खबर सुनकर भी हम मौत का कारण नहीं जानना चाहते थे। हमने उसकी बॉडी तक लेने से इनकार कर दिया था बेटा। और तुमसे नंदिनी झूठ कहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारे बाबा और मैं उसके गम को भुला नहीं पाए, हमेशा उसको याद करके रोते थे, लेकिन उसकी जो आदत थी वो हमसे छुपी हुई नहीं थी। नंदिनी ने कहा, प्रदीप भाई के बारे में आप क्या बोल रही हो माँ? और मुझसे भी सब छुपाया? सच कह रही है तुम्हारी माँ। उसके बाबा ने कहा, वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, लड़कियों पर गंदी नजर रखता था। मैंने सारी दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, लेकिन अपने ही बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। क्या बताता बेटा, एक माँ बाप के लिए यह सब आसान नहीं होता है। नंदिनी अपने माँ बाप के गले लग जाती है। सभी भावुक हो जाते हैं और वह पूछती है, इस बारे में आप दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसकी माँ ने कहा, क्या कहूँ बेटा कि तुम्हारा भाई क्या था और वो क्या क्या कर सकता था। उसकी गंदी आचरण की वजह से ही हमने उसे घर से निकाल दिया था। पर बेटा, अब तुम सच जान चुकी हो, जाओ युवराज को रोक लो। तानी ने भी कहा, नंदिनी वो यहाँ से जा रहा है, जाओ और उसे रोक लो, वरना फिर से तुम अपने युवराज से हमेशा के लिए अलग हो जाओगी। नंदिनी अर्जुन और तानी के साथ कार में बैठकर उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वह बार बार युवराज को फ़ोन लगाती है, लेकिन युवराज फ़ोन रिसीव नहीं करता है। एयरपोर्ट पहुंचकर नंदिनी, तानी, अर्जुन युवराज को ढूंढते हैं और उसे वहां ना पाकर निराश हो जाते हैं। नंदिनी वहीं घुटने के बल बैठकर रोने लगती है और खुद से कहती है, नहीं, इस बार नहीं, मैं अपने युवराज को नहीं खो सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दो युवराज, प्लीज़ अपनी नंदिनी के पास लौट कर आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। हमारा प्रेम फिर से अधूरा नहीं रह सकता है। अर्जुन और तानी उसे संभालते हैं और एयरपोर्ट से बाहर लेकर आते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आती है तो युवराज को अपने सामने देख नंदिनी खुशी से गले लग जाती है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो युवराज। युवराज भी उसे कसकर पकड़ लेता है और कहता है, आई एम सॉरी टू, मुझे भी सच बता देना चाहिए था। तानी व्यंग करते हुए पूछती है, लेकिन तुम गए नहीं? वह बोला, नहीं, बड़ी माँ का कॉल आ चुका था और उन्होंने मुझे सारा सच बता दिया था, तो फिर मेरे जाने का सवाल ही नहीं उठता है और मैं अपनी नंदिनी के लिए रुक गया। सभी खुश हो जाते हैं और वापस अपने हवेली लौट आते हैं। काल नक्षत्र खत्म होते ही काली माँ के मंदिर में उन दोनों का पूरे गांव के सामने विवाह होता है और एक हैप्पी जर्नी के लिए दोनों अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और एक प्यारी बेटी का जन्म होने का सभी को इंतजार रहता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।